जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी 3 जून को आपका एयरफोर्स का अभी जो बच्चे पहले गए हुए थे उनका पासिंग आउट परेड हो चुका है। अभी जो सेकंड वाला वो जो अग्निवीर यानी कि एयरफोर्स का पहला जो बैच था वो पास आउट हो चुका है। अब दूसरे बैच के लिए जो बच्चे जा रहे हैं ये अभी मेरे साथ इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। काफी सारे सिलेक्शंस इस बार हुए हैं, बट उसमें से अभी कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि काफी दूर दूर से हैं। कुछ बच्चे राजस्थान से हैं, कुछ बिहार से हैं, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, ठीक है, कोई एमपी से हैं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे अभी हमारे साथ हैं क्योंकि आने में काफी दूर से टाइम लग जाता है, और कुछ बच्चे अपनी प्रिपरेशन में भी हैं क्योंकि उन्हें तैयारी भी करनी पड़ती है। फिर आगे अभी टाइम भी आ चुका है इनकी ज्वाइनिंग का। तो चलिए, जो बच्चे यहाँ तक अभी पहुंचे हैं, और स्पेशली मैं इनका थैंक्स करना चाहूँगा कि इतनी दूर दूर से बच्चे आए, इन्होंने टाइम निकाला, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने इतना समय दिया ताकि ये आप लोगों के लिए भी कुछ बातें बता सकें। क्योंकि देखिए, होता ये है कि हम किसी भी टीचर की बातें, मोटिवेशन जो है हमें सबसे अच्छी लगती हैं, बट उससे ज़्यादा अच्छा हमें लगता है कि हमारे सीनियर्स जिन्होंने हमारी ही जैसी जगह से जहाँ पे तैयारी की और फिर वो वहीं से उठ के आगे निकले, तो क्योंकि वो हमारी ही पाइपलाइन से गए हैं। हम कभी यहाँ हैं, आज यहाँ पर हैं, वो भी कभी यहीं पर रहे होंगे और आज यहाँ से उठ के वो आगे निकल गए हैं। तो हम भी ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कैसे कैसे उन चीज़ों को, सफ़र को जिया या कैसे चीज़ों को फेस किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कुछ ऐसे ही बच्चों को मिलवाता हूँ, ठीक है, 1 बाय 1 एक एक करके, और जानेंगे इन्होंने कैसे अपनी जर्नी को किया, कंप्लीट किया, और क्या क्या इनके इस जर्नी में प्रॉब्लम्स आई, उनको कैसे इन्होंने पूरा किया, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट आपका नाम? सर, मेरा नाम माधव गुप्ता है। माधव गुप्ता। आलू गुप्ता। आप कहाँ से हैं? मैं लखीमपुर खीरी से हूँ सर। लखीमपुर खीरी से, उत्तर प्रदेश। आप? सर, मेरा नाम दीपक जायसवाल है। जायसवाल, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज से। आप? सर, मेरा नाम निशांत सिंह है, मैं शामली उत्तर प्रदेश से हूँ। शामली उत्तर प्रदेश से हैं। सर, मेरा नाम नितिन चौहान है, मैं उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से। ओके, तो ये थे हमारे पास बच्चे अभी। इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से, किस किस जिले से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन हम लोग इन बच्चों से करेंगे। पहला क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि कौन सा बच्चा इनमें एक्स का है और कौन सा बच्चा वाई के लिए है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे, एक्स ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप आपका? एक्स वाई ग्रुप। तो यानी कि 2 इनमें से एक्स हैं और 2 इसमें से वाई वाले ग्रुप हैं, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते होंगे, या जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, ये हमारी दूसरी लैंग्वेज में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी कह देते हैं, या इसको साइंस या अदर देन साइंस भी कह देते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो आपने देखा अभी कि कुछ बच्चे साइंस के हैं और कुछ नॉन साइंस वाले बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर सारे साइंस वाले होते या सारे नॉन साइंस वाले होते तो आपको जानने के लिए कम मिलता, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसके बाद यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे प्रयागराज वाले बच्चे से, ठीक है, वाई ग्रुप में। आप मुझे ये बताइए कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है, ये वाई वालों का क्वेश्चन है, कि ये लोग जैसे जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये कई बार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है कि वो 15+ में स्कोर ले आते हैं, 15 के बाद 16-17 भी ले आते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इंग्लिश करने के बावजूद भी वो मैरिट को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और उसका रीजन है रागा। तो क्योंकि आपने पास किया है, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि आपका स्कोर क्या था, इंग्लिश में क्या स्कोर था और रागा में क्या स्कोर था। फिर उसके बाद कि आपने जब रागा किया तो रागा में कैसे चीजों को अचीव किया, और कैसे आपको लगा कि पेपर वहां पर, देखिए पेपर बदलता नहीं है, अगर वहां पर लास्ट टाइम 70% था तो इस बार 68 हो सकता है या 72 हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बच्चों को लगता है कि इस बार मेरा पेपर बहुत टफ आ गया या मेरा पेपर बहुत इजी आ गया, ऐसा नहीं होता है, वो पेपर ऊपर नीचे ही चलता रहता है। तो आप फिर मुझे वो बताएंगे कि आपने रागा को कैसे हैंडल किया। तो सबसे पहले आपका स्कोर क्या था? सर, मेरा तो ओवरऑल ऐसे जो रॉ स्कोर था मेरा वो 141. हाँ, रॉ पे बात करेंगे हम, नॉर्मलाइजेशन पे भी बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन। इंग्लिश में क्या स्कोर था? इंग्लिश में मेरा रॉ था 17.5। 17.5 आपका रॉ था, यानी कि 2 क्वेश्चन आपने गलत किए थे, ठीक है। अटेम्प्ट मैंने 20 आउट ऑफ 20 किए। वो जनरली जब बच्चा पढ़ता है हमसे तो फिर वो कहता है कि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं वो ईगो पे ले लेता है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम इसको, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद? इसके बाद मेरा रागा सेक्शन में रॉ मार्क्स 24 था। रॉ मार्क्स 24, ओके।
उसमें मैंने आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 29 अटेम्प्ट किया था। अच्छा, लेकिन काफी अच्छा स्कोर है 24 भी। तो जैसे रागा में जो सेक्शन होता है मैथ्स में, आपने जो क्वेश्चंस थे वहां पर वो कैसे किए? एक रीजनिंग बड़ा कंसर्न बच्चों के लिए रहता है। रागा सेक्शन में क्या होता है कि मैथ, रीजनिंग और जीएस वगैरह, करंट अफेयर सब मिक्स आती है। तो मैंने पहले जब भी क्वेश्चन आते गए जो मुझे आ रहे थे कि हाँ करने, इसको अटेम्प्ट कर दिया, मैंने सारे अटेम्प्ट करते चले गए। जब मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब बीच में मिले थे ना, मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन कर दिए थे, लेकिन उसमें जो वो वाले नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने उनको लास्ट में अटेम्प्ट किया था। 5 क्वेश्चन जो नॉन वर्बल के आते हैं। अच्छा। तो उसमें बच्चे बहुत फंस जाते हैं, वो थोड़ा सा फिगर टाइप रहता है तो उसमें टाइम लग जाता है। हाँ। तो मैंने उसको लास्ट में अटेम्प्ट करने का सोचा था और मैंने फिर लास्ट में अटेम्प्ट ही किया उसको। पहले मैंने सारा कर दिया था रागा सेक्शन, फिर लास्ट में वाला अटेम्प्ट किया था। इससे टाइम बच गया था मैंने 2 बार 3 बार मैंने पूरा रागा सेक्शन कर लिया था अपने से। ठीक है। रीजनिंग के लिए जो, क्योंकि नॉन वर्बल बहुत बड़ा कंसर्न है वाई वाले बच्चों के लिए, अगर मैं कहूं तो मैंने उनके दिल की बात पूछ ली है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का तैयारी करते हुए रहता है कि ये नॉन वर्बल को आपने कैसे पढ़ाई किया और क्या क्या सोर्सेज इसके लिए अपनाए। जो बच्चा घर बैठा हुआ है और वो ये चाह रहा है कि मैं अपनी नॉन वर्बल को अच्छी करूं, तो क्या आप उनको सलाह दोगे? सर नॉन वर्बल में तो यही है कि आप जितना ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करोगे तो उसमें जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लगते हैं कि फिगर एंड मीटर में भी ऐसे थोड़े क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगते हैं कि रिपीटिशन वाले भी रहते हैं। तो उसमें यही रहता है सर, आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे उतने आपको माइंड पता चलेगा इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं तो ये कहूंगा जितने ज्यादा नॉन वर्बल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो उतना ज्यादा बढ़िया है। कोई पर्टिकुलर बुक सजेस्ट करना चाहोगे जो आपने प्रेफर किया हो, या नोट्स? मैंने तो कोई पर्टिकुलर बुक वगैरह कुछ भी नहीं। मतलब एक बुक से नहीं चलेगा काम? हाँ कह सकते हैं, एक बुक से नहीं चलेगा। बाकी मैंने तो सारी प्रिपरेशन आपके YouTube चैनल से ही की थी, जो सर लोग ने कराया है। ओके, तो मतलब आपको ये कहोगे कि आप किसी एक पर्टिकुलर बुक पे ना जाएं, क्योंकि कई बार एक बुक में उतना अच्छा कंटेंट नहीं होता है। आपको जहां से अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसको चूज करो और प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्योंकि नॉन वर्बल में प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस का ही खेल है सर। उसमें उसी में मतलब टाइप वाइज आ जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं बच्चे, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है जब उसको अटेम्प्ट करते हैं। ओके, ठीक है। जीके के लिए कुछ, क्योंकि जीके भी एक बड़ा कंसर्न है। यस सर, जीके कम क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आते जरूर हैं और बच्चा पढ़ता जरूर है। पढ़ जीके तो पूरा छोड़ भी नहीं सकता, वास्ट सिलेबस है उसका। कभी पढ़ लो काम ही रहता है, छोड़ भी नहीं सकता। तो क्या ऐसी वो चीजें जो आपको एग्जाम में जाके मिला कि यार मेरे को यही पढ़ना चाहिए था, आप बच्चों को बताना चाहोगे कि यार ये वाली चीजों पे ज्यादा फोकस कर? जैसे सर जीके जीएस में तो करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। करंट करना ही करना है। करंट अफेयर तो कितने महीने का लगभग आता है? 6 महीने का? हाँ सर ऐसे ही मिलता है, 6 महीने के आसपास के मिलते हैं। पिछले 6 महीने की आराम से, मतलब 1 साल ना करें। 1 साल ना, आप सिर्फ लास्ट 6 महीने। लास्ट 6 महीने में मिल जाएगा। डेली न्यूज़पेपर बेटर है या 6 मंथली मैगजीन? मैंने तो सर वो उत्कर्ष क्लासेस की गौरव सर क्लास लेते थे डेली, तो मैं उनसे ही करता था डेली। उनसे किया तो रोजाना करना ज्यादा बेहतर है ना कि 6 महीने की मैगजीन से। मतलब 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती थी उनकी, तो मैं रिकॉर्डेड देखता था, लाइव नहीं देखता था। रिकॉर्डेड में अपनी वीडियो स्पीड बढ़ा ली, फिर ऐसे करता था। अच्छा, यानी कि आपने मान लो स्पीड बढ़ा लिया और उसको टाइम बच जाता है टाइम। हाँ, क्योंकि लाइव में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो मतलब करंट के लिए हम ये बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि आप जब क्लासेस, जैसे आपने गौरव सर का नाम लिया है, और रेगुलर करें, है ना। कई बच्चे मुझसे भी कई बार पूछते हैं, हालांकि आई एम नॉट द टीचर ऑफ करंट अफेयर, लेकिन पूछते हैं, फिर भी उनको विश्वास रहता है कि सर कुछ बताएंगे। तो ये रहता है, मैं तो फिर उनको यही बोलता हूँ कि यार आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर ना ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने का 4 दिन में कर लोगे, है ना। हालांकि पीपल डू, बट वो फिर आप किसी अदर एग्जाम के लिए, आप जिस एग्जाम की हम अभी बात कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स में, इनमें मुझे ऐसा लगता है कि रोजाना करें तो ज्यादा बेहतर है। रोजाना मतलब एकदम बंडल सा नहीं होता है, रोजाना होता रहता है, अप टू डेट भी रहते हैं चीजों से। हाँ सर, अपडेटेड भी पूरे रहते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के अलावा और क्या चीज आपको लगी जो क्वेश्चंस ज्यादा मिलेगा बच्चों? जैसे सर हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न पे फोकस करें। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, ठीक। जो स्टैटिक जीके फिर आ जाती है। करंट में जो स्टैटिक मतलब करंट में जो चल रहा है, जैसे किसी का कोई इंसिडेंट हुआ ना, तो उसी का बैकग्राउंड के पीछे का ही उससे स्टैटिक जीके जोड़ के क्वेश्चंस आ जाते हैं सर। स्टेट्स का सीएम, स्टेट ये गवर्नर, इनसे भी इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, प्रेसिडेंट और पीएम वाली तो करेंसी वाली, सब मिल जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा। इंग्लिश कैसी थी स्टार्टिंग जब आपने की थी, और
कब से मुझसे जुड़े आप, कब से पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर कैसे कैसे आपने इम्प्रूव किया? आप मुझे एक एक चीज बताइए, मुझे नहीं, उन लोगों को बताइए जो आपका इंतजार कर रहे हैं, स्टार्टिंग से, एंड बी ऑनेस्ट। पहले जब मैं 12th पास आउट हुआ था उस समय तो मतलब ग्रामर उतनी अच्छी थी नहीं मेरी। जनरली मैं कहूँ तो सीबीएसई वाले बच्चों की भी नहीं होती। अच्छा, आप सीबीएसई से हो, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, बच्चा पार्टी इस बात का ध्यान दीजिए। आप तो कहते हो कि सर हम यूपी बोर्ड से हैं, हम झारखंड बोर्ड से हैं, या हम राजस्थान बोर्ड से हैं, सर बिहार बोर्ड से हैं, तो आप टेंशन नहीं लेना, वो सीबीएसई वाला है, उसकी भी ग्रामर अच्छी नहीं होती। और जनरली ऐसा होता है कि ग्रामर अच्छी नहीं होती है, क्योंकि देखिए अच्छी वो चीज होती है जो एक्चुअल में आपको पढ़ाई जाती है, और 12th तक आपको पढ़ाया नहीं गया होता है, तो उसका कंसर्न ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है। आगे उसके बाद फिर मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था फॉर्म ऐसे ही मैंने फिल कर दिया था कि चलो देख कर आते पेपर कैसे, इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं। हाँ। वो मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया, फिर ऐसे ही पेपर देने चला गया। उसके बाद लगा कि नहीं, हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मतलब ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे तो फिर कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। बीच में फिर कोरोना आ गया था, उस वजह से तो बीच में वैकेंसी आना बंद हो गई थी। तो उसके बाद आई थी 2021 की इनरोलमेंट वाली, तो उसमें दिया था मैंने, वो वाला पेपर दिया था, तो उसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर उसके बाद का एक रिजल्ट जिसका नहीं आया था वो वाला दिया था मैंने। ओके। तो उसमें मैंने प्रिपरेशन फिर आपसे ही स्टार्ट कर दिया, आपके YouTube चैनल से मैंने सारी प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2021 में 17 घंटे वाली मैराथन में थे। हाँ, 17 घंटे मैंने लगातार, जब पिछली वाली जो 12 घंटे क्लास कर रही थी आपने लाइव वाली, 12 घंटे तो 2020 में की। हाँ, वही वाली, उसको मैंने पूरी लाइव ली थी 12 घंटे पूरे घर पे बैठ के। अच्छा, फिर 17 घंटे, फिर 17 घंटे वाली भी फिर मैंने पूरी कंप्लीट की थी। ओके। पैसेज प्रैक्टिस है, पैसेज जितना इसमें वो कैप का खेल है सर। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर कोई ट्रिक बता दीजिए। नहीं, ट्रिक तो इसमें कुछ काम नहीं आनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़िया रहेगी, मतलब वो कैप काम आती है इसमें पैसेज। एग्जैक्टली, ये चीज मैं एज ए टीचर अगर आपको ये बोलूंगा तो शायद कई बच्चों को लगता है कि शायद आपको ऐसा लगे कि ना आपके दिमाग में वो चीजें जाए, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ चुका है, जिसने उसको इंप्रूव किया, उसको पता है ये चीज, और आपको भी कल यही काम करेगी कि आपका पैसेज के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक आपके 5 पैसेज में लग सकती है, लेकिन वो 5 पैसेज पेपर में आए वो जरूरी नहीं है 6th वाला पैसेज बदल सकता है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा कि आप पैसेज को, रीडिंग सेक्शन को अगर इंप्रूव करना है तो आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, ऑफलाइन में बच्चे क्योंकि सामने रहते हैं तो रोजाना पूछते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं तो भी रोजाना पूछते हैं, वोकैब याद नहीं होती। सर मैंने तो वोकैब जैसे आप क्लास कराते थे, वोकैब वाली अलग क्लास कराते थे आप, ग्रामर अलग होती थी। ग्रामर अलग होती थी, तो मैंने जैसे एक वर्ड आपने करते थे तो 4 ऑप्शन रहते, तो मैंने तो मतलब सभी नोट करता था, मैं पूरी नोट्स अच्छे से बनाता था, एक वाइज एक पूरे एक पे जैसे आपने सिनोनिम कराया तो मैंने सिनोनिम कर दिया पूरे में, फिर वन वर्ड्स कराया, वैसे पूरे सारे नोट्स कर करके, और मैंने बस उसी को रिवाइज किया, बस और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं लगाया। जब कोई स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहा होता है, देखिए ऑफलाइन में तो ऐसा होता है कि सामने हार्ड कॉपी दे दी जाती है, जैसे हम बुक भी दे देते हैं बच्चों को, ठीक है, और आपने देखा होगा जब ऑफलाइन में भी आए थे आप, तो यहाँ पे बुक मिलती है, लेकिन बच्चा जो घर से ऑनलाइन पढ़ रहा है उसके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि आपके लिए बता दूं, मैं बहुत जल्दी ही इस बार जब आगे बैच आएगा तो उसमें कुछ चेंज करने जा रहे हैं हम लोग। कोशिश ये कर रहे हैं कि बुक पहले से ही बच्चों को दे दिया जाए, या हम बुक का भी सॉल्यूशन लाएंगे कि भाई एक बुक दे दिया जाए, अगर जो बच्चा चाहता है सिलेबस के साथ साथ वो बुक भी ले सकता है, और उसको पहले से उसके पास होगी तो उसके पास ज्यादा चांसेस होते हैं, नहीं तो फिर लिखना बहुत सारा पड़ता है। लेकिन अगर किसी के पास सपोज करो बुक्स नहीं है और सिर्फ पीडीएफ आती है, तो क्या पीडीएफ से रिवीजन करना सही है, या जो डेली टीचर पढ़ा रहा है उसका साथ के साथ लिखता हुआ चले? मतलब जो डेली क्लासेस चल रही है वो करना ज्यादा बेटर मैं समझूंगा सर, क्योंकि पीडीएफ तो मेरे फोन में बहुत से अभी भी पड़ी हुई, पता नहीं चलता कहाँ है, मैंने दोबारा पीडीएफ पे भी खोली ही नहीं है सर। हाँ, मैंने बस वही नोट्स जो क्लास में डेली बनाए बस वही रिवाइज किया। और हमारा इस बात पे रोजाना झगड़ा रहता था, चाहे जब बच्चे क्लास हो जाती तो पीडीएफ के लिए बहुत झगड़ा रहता था पीडीएफ के लिए, मैंने खुद पर्सनली पीडीएफ दोबारा ओपन नहीं की सर, और मैं रोजाना डांटता भी हूँ बच्चों को। मेरा ये 2020 से ही कंसर्न रहा है, शायद हमेशा हर क्लास में जब आप स्टार्टिंग देखोगे तो उसमें मेरा यही रहा है कि कॉपी पेन लेके बैठिए। हाँ, उसका रीजन ये है क्योंकि अच्छा जब मैं खुद भी पढ़ा रहा होता हूँ तो आपने जब जितनी बार भी क्लास देखी होगी तो उसमें मेरा पेन चल रहा होता है, कभी भी वो कैब के मीनिंग ऑलरेडी लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको, वो वहीं लिखते हैं।
यही चीज ज्यादा बहुत अच्छी लगी सर कि आप जैसे कराते थे तो वही चीज हम फिर खुद नोट करते, क्योंकि सामने टीचर लिख रहा है। हाँ। तो उसके साथ साथ हम भी लिख रहे हैं, ये ज्यादा बेटर है कि जो लिख के ले आते हैं पूरा पीडीएफ वर्ड का मीनिंग भी वो सही नहीं लगता। पहले से ही सब कुछ मीनिंग वगैरह लिखे हुए हैं मारने वाला। तो टिक लगाने वाला काम है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि हम सामने मीनिंग नहीं लिखा है, तो और जब हम मीनिंग लिख रहे हैं तो हमारी मेमोरी भी काम कर रही है। यस सर, पूरा जो हम लिखते हैं तो पूरा हाथ और पूरा माइंड पूरा फोकस वहीं पे फोकस रहता है, ये नहीं कि हम होता रहता है। फिर रिवीजन करने में जब हम उसको पलटते हैं तो वो जल्दी रिवाइज हो जाता है और याद भी रहता है काफी टाइम तक। एक लास्ट क्वेश्चन, इस केस में ग्रामर और वोकैब में से आपका जो 20 मार्क्स का पेपर आता है, किस चीज की ज्यादा प्रायोरिटी है? आई थिंक वोकैब अगर ज्यादा प्रायोरिटी करेंगे तो वो पैसेज में भी बहुत काम आ जाते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 14 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपके वोकैब और इससे आ जाते हैं। हाँ सर। वहां तो फिर 1-2 एरर आता है या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है और रीअरेंज वाला आ जाता है। रीअरेंजमेंट तो वो भी वोकैबुलरी से ही लगभग होता है। चलिए, तो आप लोगों ने सारी चीज़ें होपफुली आपकी स्पेशली वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स की अगर मैं कहूँ तो क्लियर हुई होंगी और कुछ चीज़ें आपको पता चली होंगी यहाँ से। वैसे मेरी पूरी कोशिश है जो आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं जनरली, जो मैंने इस ड्यूरेशन में आपको लोगों को समझा है, वो क्वेश्चंस मैं इन बच्चों से क्लियर कर रहा हूँ। और देखिए, क्वेश्चंस के आंसर वही हैं जो एक्चुअल में हम लोग भी बोलते ही हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट से जब सुनने को मिलता है तो समझ में आता है कि एक्चुअल में वही चीज़ है, क्योंकि उसने उसी चीज़ को क्लियर, उसी चीज़ को पढ़ा और उसी चीज़ को रूटीन को फॉलो किया, ठीक है। जैसे उसने बताया मैं लिखता हूं, तो लिखने का तरीका अगर टीचर बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि वो इसी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने देखा, आज हमने इनको देखा, इससे पहले कभी स्टूडेंट हुए उनसे सुना, और वही चीज़ जब हम क्लास में आते हैं इसी एक्सपीरियंस को आपके सामने रखते हैं। क्योंकि टीचर देखिए एक रोड की तरह है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट होके गुजरे हैं और उसको पता होता है कि ये चीज़ें बच्चों ने फॉलो की हैं और वो आप लोगों को बताता है, ठीक है। तो चलिए, ये थे ग्रामर में एक मेंशन करना चाहूंगा, आपके जो वॉल्यूम 1 बुक थी, हाँ। जब आपने ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू किया था, जो बच्चे बुक किए थे, हाँ। मैंने मंगाई थी उस टाइम, पहले मंगा ली वॉल्यूम 1। प्रैक्टिस, फिर ग्रामर की पूरी प्रैक्टिस मैंने उसी से की थी। मैंने लगभग 2 बार उसको खत्म कर दिया। वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि उससे बाहर नहीं आता एयरफोर्स में ग्रामर। नहीं सर, वो जो 2021 का मैंने पेपर दिया था ना, तो एक पैसेज मैंने बुक में पढ़ा था, सेम पैसेज मेरा उसी में आ गया। नहीं, अब मैं कहूंगा नहीं, वो बच्चे अपना आप ही उनको बाद में समझ में आएगा। जनरली होता है कि उसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी तक भी जो पेपर आ रहा है तो इंग्लिश तो नहीं बाहर जा रही है आपकी, नहीं, उसमें एक्चुअल में सारी चीजें कवर, कंटेंट कवर हो चुका है, उससे बाहर ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट है। कभी देखा गया तो एसएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन छपे होते हैं उसके। हाँ, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस तो वहीं से आएगा। मतलब मैंने इस बार सीजीएल भी दिया था। अच्छा। तो मेरा सीजीएल प्री क्वालिफाई हो गया था। अच्छा। लेकिन मेंस जब मेरा था तो 3 मार्च को था, तो उसे 3 मार्च को ही मेरा मेडिकल लग गया था। ओहो। तो मैंने मेडिकल लिया, फिर बनारस सेंटर था मेंस का और कानपुर से डेली थे। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आने वाले टाइम में पढ़ाई मत छोड़िएगा। यस सर, मैं तो आगे का फोकस कंटिन्यू कर। चलिए, ओके, तो ये आपने पूरी स्ट्रेटेजी को जाना। अब हम एक एक्स ग्रुप के स्टूडेंट से बात करेंगे, ठीक है। एक्स ग्रुप, ओके। तो सबसे पहले एक्स ग्रुप में पहला क्वेश्चन इनसे होगा हमारा, जो सभी स्टूडेंट्स, एक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के माइंड में चलता है कि जब फिजिक्स की बात आती है, पिछले कई सालों से फिजिक्स ने बहुत परेशान किया है बच्चों को, और मैं तो देख रहा हूं कि हर साल ही फिजिक्स बहुत परेशान करती है। एक्स ग्रुप की जब बच्चा तैयारी करता है तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो इंग्लिश में फेल हो जाए, बहुत रेयर ऐसा होता है। बट ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि वो फिजिक्स में सबसे पहले फेल होता है। मैथ्स में फेल होने का नंबर सेकंड है, फर्स्ट में सबसे ज्यादा फिजिक्स में फेल होता है। फिजिक्स की तैयारी आप फिजिक्स में 12 तक कैसे थे, फिर उसके बाद आपने कैसे किया, और कब से आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया, और कैसे अपने आप को इंप्रूव किया, पेपर टफ आया फिर भी आपने क्वालिफाई किया, आप पूरी जर्नी को बताइए। सर मैं क्लास 12 पास आउट तो 2021 में हुआ। 21 में मैं जुलाई में यहाँ आया ऑफलाइन के लिए। फिर सर मैं आईएमएस सर से मिला। अच्छा, आप ऑफलाइन किया था? ऑफलाइन में मेरा 100 बैच था, 12 जुलाई का था। सॉरी, अच्छा। फिर मैं 12 तक की तो फिजिक्स तो मेरी नॉर्मल थी, एवरेज थी। फिर जब आईएमएस सर से मिले तो उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। एक बात है प्रैक्टिस करना सर, फिजिक्स का सिलेबस तो सारे बच्चे कवर कर लेते हैं, लेकिन अभी देखा गया कि सर 2-3 अटेम्प्ट से एयरफोर्स वाले फिजिक्स का लेवल बढ़ा रहे हैं। हाँ, मेरे को याद है 2020 में जब मैंने बच्चों को पेपर उस समय दिलवाया था कोविड के टाइम पे, तो फिजिक्स का इतना बड़ा प्रेशर या इस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन 21 से कंप्लीटली चेंज हुआ है।
लेकिन सर एक चीज और पेपर में देखने को मिलती है कि एयरफोर्स वाले 25 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, 25 में 20 क्वेश्चन तो 18 से 19 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे डले होते हैं कि बच्चा पहले टफ क्वेश्चन में फंस जाता है, ढूंढ नहीं पाता, और वो उसको क्या लगता है कि पेपर आसान टफ है और वो टफ क्वेश्चन में ही फंसा रहता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, और उसके चक्कर में वो आसान सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, और टाइम होता है बहुत कम। एक्यूरेसी भी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत चाहिए सभी चीज के लिए, क्योंकि मान लिया कि पहले 5 क्वेश्चन इन्होंने दे दिए बहुत टफ, फर्स्ट 5 और दे दिए सब टाइम कंज्यूमिंग, तो पता लगा 15 मिनट बच्चे को 5 क्वेश्चन में ही लग गए, फिर 5 मिनट बच्चे तो उसमें कुछ पता ही नहीं चलता, उस टाइम इतना प्रेशर रहता है, ये नहीं होता। और दूसरी बात तो रिवीजन नहीं होता है, कितना प्रैक्टिस कर सकते। जैसे अभी आपका मैंने देखा था एक बच्चे से कि आप ऐप चला रहे हैं सर, ऐप चल रहा है एप्लीकेशन पे, उनमें प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, अच्छा, लाइव टेस्ट हो रहे हैं, वो बहुत सारा ज्यादा बेनिफिट करेंगे, और बुक से प्रैक्टिस करें, फार्मूले सारे रिवाइज करें, बस और तो फिजिक्स में नहीं है कुछ। तो अगर कहने का मतलब ये कि जैसे इंग्लिश में बच्चे कहते हैं कि 20 आउट ऑफ 20 के लिए तैयारी करूंगा, 20 आउट ऑफ 20 ही लाऊंगा, फिजिक्स में कहां तक इतना कहना सही है कि 25 आउट ऑफ 20, या कितना बच्चे को एक सोच के चलना चाहिए? देखिए तैयारी तो वो कंप्लीट करके चलेगा, जब वो पेपर में जा रहा है और जैसा आजकल पेपर आ रहा है उस हिसाब से कितना उसको अपना माइंड बनाना चाहिए कि मैं सबसे पहले इतने क्वेश्चंस करूं। अगर सर रॉ स्कोर की देखें तो नॉर्मलाइजेशन में लगा है, अगर रॉ स्कोर की देखें तो 25 आउट ऑफ 25 तो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कभी कभार किसी के आते हैं, वरना तो 20 नंबर तो एवरेज मान सकते हैं, आ सकते हैं आराम। अगर बच्चा यानी कि सबसे पहले स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि मैं 18 से 20 क्वेश्चन जो है पेपर में ढूंढूंगा, अगर मुझे दिख रहा है पहले 4 क्वेश्चन भी टफ है तो मैं वो 4 क्वेश्चंस को छोड़ दूं, पहले एक बार आगे जाता हूँ। जी सर, अटेम्प्ट सारे करने चाहिए और मेहनत एक्यूरेसी भी करनी चाहिए सर। फिजिक्स में बहुत बच्चे क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन एक तो होने लगा तो उसमें नंबर भी कम होने लगे, और यार मान लीजिए किसी के 12 नंबर बन रहा है और उसके 12 ही एक्यूरेसी पूरा है तो उसके लोग 15-16 नंबर बन जाते हैं। तो फिजिक्स में इसीलिए गलत बहुत होते हैं नंबर बच्चों के। मेरे साथ के बच्चे थे जिनके 7-7 नंबर नहीं बन पाए, इसलिए वो एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं उन्होंने सही कर पाया, और दूसरी बात कहते हैं कि प्रैक्टिस नहीं की। मॉक टेस्ट लगाना डेली सर बहुत जरूरी हो गया अब तो एयरफोर्स के लिए। बिना 5 टीचर्स से पढ़ना ज्यादा बेहतर है या एक या 2 टीचर से? से पढ़िए, एक बुक से पढ़िए और प्रैक्टिस कहीं से करिए सर, लेकिन प्रैक्टिस डेली करिए, मॉक टेस्ट डेली लगाइए, क्योंकि एक्स ग्रुप का है टाइम कंज्यूमिंग, इधर फिजिक्स भी है इधर मैथ्स भी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश राहत देती है क्योंकि उसमें टाइम मिल जाता है, वरना फिजिक्स और मैथ्स से जूझता हुआ बच्चा परेशान हो जाता है। वो तो इंग्लिश उनको बाद में बचा लेती है, इंग्लिश तो आराम से हो जाती है सर। ओके, चलिए तो आपने ये देखा कि फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स जिस हिसाब से, देखिए मैंने क्योंकि मैं 2020 से लगातार बच्चों को इस चीज में एक्टिव हूं और मैं देखता आ रहा हूं कि बच्चे क्या क्वेश्चंस बताते हैं आके कि ये क्वेश्चंस आए हैं, और फिर हमें भी पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चंस इस बार पेपर आया। अगर मैं 2020 की बात करूं तो उतना टफ नहीं था, आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक 4 नवंबर में शायद वो पेपर था, 4 या 5 नवंबर में। उसके बाद 2021 में 22 में जब पेपर आए तो बिल्कुल चेंज हो गया कंप्लीटली, पेपर का फिजिक्स में स्पेशली और मैथ्स में पैटर्न ही चेंज हो गया, ठीक है, और स्पेशली रीजनिंग में भी मैंने देखा है, रागा में इधर भी कंप्लीटली चेंज हुआ है। तो यही है कि 20 आउट ऑफ 25 ना जाए, पहले होता था जब फर्स्ट 2020 में पेपर हुआ था, वहां मैंने बच्चों को सुना था कि फिजिक्स में आउट ऑफ आउट है या मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो आप लोग ये कोशिश मत करिए कि मुझे पूरा लेकर आना है, क्योंकि 70 में से आप 65 लाने के चक्कर में अपना जो कट ऑफ है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। आप 75 में से 50 ले आइए, आपको क्रॉस ही तो करना है, सबसे बड़ा तो ये है। तो कोशिश ये करिएगा, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो सबसे पहले कट ऑफ को क्रॉस करे। मैंने तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो फिजिक्स में 11 मार्क्स हैं जिनके, और वो भी सिलेक्शन ले जाते हैं, सेक्शन कट ऑफ पार हुआ, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा कर लेते हैं, मैथ्स में से निकाल लेते हैं। देखिए जिस सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं तो उसको सबसे पहले आप कट ऑफ के लिए तैयारी कीजिए कि एक्चुअल में मेरा इतना तो क्रॉस हो। ऐसा ना हो कि आपने इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 कर दिया, मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 कर दिया और आप फिजिक्स में 6 नंबर लिए बैठे। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ भी हुआ है, मैंने खुद देखा है सर इस बार। और सर एक चीज और है सर, जब मैं ऑफलाइन कर रहा था तो बहुत बच्चों का डाउट सर से वो था, क्वेश्चन था कि सर आप इतने टफ क्वेश्चन क्यों कराते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन 2020 में और 21 जब तक पेपर नहीं हुआ तब तक था, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़ा टफ उठाते हैं। लेकिन सब जैसे पेपर हुआ भी जो जुलाई 2022 वाला, तो उसमें लोगों को पता चल गया कि आईएमएस सर के क्वेश्चन ही फंसे हैं उसमें, वो टफ। लोगों की माइंडसेट क्या था कि फिजिक्स खाली फार्मूले पे बेस्ड है,
लेकिन एक प्रैक्टिकल के लिए वो क्वेश्चन भी पूछ लिए थे, वो 2-3 शिफ्ट तो ऐसे ही पूछ लिए थे 2022 में, जब नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था। मेरी कुछ शिफ्ट ऐसे थी सर, मेरी तैयारी अच्छी थी सर, और मेरा पहले मैं जीडी आउट हो गया था। फिर जो मैंने फिजिक्स का पेपर दिया था पहले, तो मैं सेंटर से रोते हुए निकला था। अच्छा, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने से एयरफोर्स का फिजिक्स का पेपर क्रॉस क्लियर हो जाएगा? नहीं सर, एनसीईआरटी इज इनफ, लेकिन सर एनसीईआरटी में हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ, एक एनसीईआरटी एक सब एयरफोर्स के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए हमें। कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं तो प्रैक्टिस किसी टीचर से ही होगी सर, मॉक टेस्ट लगाया सर, इससे होगी। एनसीईआरटी है, अच्छा है, एक गाइड करता है, काफी अच्छे तरीके से गाइड करता है, लेकिन मेन क्वेश्चन वही आता है कि क्या स्टूडेंट कैपेबल है उसके लिए, क्या स्टूडेंट डायरेक्टली उसको पकड़ सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सर एनसीईआरटी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एयरफोर्स इतना नहीं देता है। एनसीईआरटी जेईई मेंस के लिए सही है, फिजिक्स के लिए सर। गुड। एयरफोर्स एक्स दूसरा स्टूडेंट हमारा कौन है? आप। आपसे मेरा क्वेश्चन बच्चे ये है कि मैथ्स, आपका मैथ सबसे पहले आप मुझे बताएंगे 12th तक कैसा था? सर मैथ मेरा 12th तक काफी अच्छा रहा। मैथ में मैंने 12th क्लास में आरडी सर वो कम से कम 5 बार निकाली। 5 बार निकाला? 6 बार। और मैंने जो फर्स्ट इनटेक में 2022 में मैथ का पेपर दिया था, उसमें मेरे 21 क्वेश्चन में कर पाया था, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो भी धोखे से। ओके। मेरे 20 मार्क्स थे इसमें, और अब की बार मेरे वैसे 17 है, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन सही है। सर मैथ मेरा काफी अच्छा रहा है शुरू से ही। यूपी बोर्ड से? हाँ, सीबीएसई बोर्ड से हूं मैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सीबीएसई बोर्ड से मैथ में सर मैंने ऐसा देखा है कि नॉर्मली बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है कंज्यूमिंग फंस जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे को जो 12th के फंसे से डायरेक्टली, जिनमें हम ट्रिक नहीं लगा सकते, जो कि हमें करने होते हैं, लेकिन मैंने उनको स्किप किया। जो मैं टाइम कंज्यूम नहीं थे उनको मैंने क्वेश्चन किया, उनको छोड़कर, नहीं तो फिर नंबर ले जाते वो कट जाते। हाँ, और टाइम नहीं मिलता इसलिए तो मैंने उनको स्किप करके उनको किया जो में ज्यादा ट्रिक लगानी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, उनको किया। और मेरा मैथ में 17 स्कोर है। 17 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखिए वही चीज, मैथ्स उस बच्चे का बहुत अच्छा है, पहले से ही अच्छा है, ठीक है। उसके बावजूद भी उसको जब लगा कि क्वेश्चंस टफ हैं, दिक्कतें करेंगे, अगर यहाँ मैंने टाइम दिया तो मेरे बाकी क्वेश्चन आते हुए भी चले जाएंगे, तो उसने समझदारी ये दिखाई कि उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया। तो यही एक अच्छे स्टूडेंट और मैच्योर स्टूडेंट की, और जिसने ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, उसको ये बात समझ में आ जाती है पेपर को देख के। लेकिन जब हम इमेच्योर होते हैं या हम उस चीज़ को उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन भी मुझसे होना चाहिए, और उसके चक्कर में हम आते हुए क्वेश्चन छोड़ते हैं। और ये केस तो हमने एनडीए में भी बहुत देखा है बच्चों के साथ। और सर ये काफी बार हुआ मेरे साथ, जैसे मैंने एनडीए में दिया। अच्छा। में क्या आता है सर, जैसे 15 क्वेश्चन अगर सही कर लिया, हमारा जो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहा है, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो फिर मन में आते हैं कि 2-4 क्वेश्चन हो गए, नंबर अच्छे आ जाएंगे। एग्जैक्टली। उसके आने में कॉन्फिडेंस के आने में कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। बस इसी वजह से हमारी कई बार तो क्लियर नहीं हो पाती है, तो इसके लिए ध्यान में रखना चाहिए हमें। आपसे तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश कैसा था आपका 12th तक? सर 12th तक तो काफी ठीक रहा था, लेकिन जो मैंने पहले एनडीए दिया था उसमें इंग्लिश में मेरे सिर्फ 8.5 नंबर थे। कब दिया था? 2022 में जो अग्निवीर फर्स्ट इनटेक था वो दिया था, उसमें 8.5 थे। 8.5 थे, हालांकि मैं उसमें मेडिकल फिट हुआ था। अच्छा अच्छा। मेडिकल फिट इंग्लिश में मैंने 8.5 8.5 था उसमें, तो आपने का तो मेरिट ही क्रॉस नहीं हुआ होगा उसमें। 8 मेरिट गई थी, उस टाइम की सेलेक्ट की थी। अच्छा 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 अच्छा। इंग्लिश में सर उसमें ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मैंने, अच्छा उसमें हाँ कम आ गया था मेरिट। ऐसा ही हुआ कुछ मेरे साथ कि मैंने कुछ क्वेश्चन सही कर लिए, तो फिर जल्दबाजी में मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं नहीं कर पाया। सर सबसे मैं कहूंगा कि इंग्लिश में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मेन है। सर मैंने नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए, लेकिन मैं क्वेश्चन को वहां पे फंसा नहीं पाया। इंग्लिश में टाइम कम मिलता है, बस क्वेश्चन को फंसा नहीं पाया। अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने प्रैक्टिस सबसे ज्यादा की। मैं डेली इस बार की क्लासेस की थी? यस सर, मैं डेली के लिए करता था सर। मैंने एक सेट टाइम टेबल बना रखा था कि मैंने 2 चैप्टर डेली करने हैं। पहले उनके नोट्स पढ़े प्रिपेयर, फिर उनके 2 घंटा लिया 3 घंटे लिए उनके अच्छी तरीके से सभी के सभी एरर निकाले, कहां से एरर है कैसे। ठीक है,
आपने वोकैब कैसे लर्न किया? क्योंकि ये तो मुझे जहां तक लगता है आपका वोकैब पहले अच्छा नहीं था। सर वोकैब मेरा पहले अच्छा नहीं था। हाँ। मैंने वोकैब की एक अलग से बुक बनाई हुई है, आपकी सारी क्लासेस देखी है वोकैब की, मैं अलग से सभी वोकैब लिखता हूं। लिखा है? लिखा सर। लेकिन बच्चे तो कहते हैं लिखने से तो टाइम कंज्यूम वेस्ट होता है। सर मैं साथ-साथ लिखता चल जाता हूं, स्पीड में साथ-साथ लिखता हूं, एक आधा छूट जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। लेकिन जैसे मैं कभी भी जब क्लास लेने आता हूँ शाम को, जनरली मेरी क्लासेस होती हैं, अभी तो क्लास नहीं हो रही है, अभी तो एप्लीकेशन पे चल रहा है। शाम को मैंने जब भी क्लास ली या मैंने एप्लीकेशन पे भी कभी भी क्लास लिया, तो मैंने हमेशा यही कहा कि आप जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, कई बार होता क्या है कि मैं एक एक क्लास में बहुत बहुत सारे वोकैबुलरी लिखा देता हूँ, ठीक है, तो बच्चों को लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो ये डाउट कैसे इन बच्चों का दूर किया जाए कि जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होंगी चीजें, लर्न नहीं होगा। वोकैबुलरी कैसे जिसको फोटोकॉपी निकलवा लेते हैं बच्चे। फोटोकॉपी में हम ज्यादा तरीके से अच्छे से पढ़ नहीं पाते, जैसे आप कराते हो तो हम लिखते हैं तो हमारा दो बार उसका रिवीजन हो जाता है, एक बार तो हम लिखते हैं और एक बार फिर हम बाद में पढ़ते हैं। अगर हम फोटोकॉपी निकालते हैं तो हम उसमें सिर्फ एक बार लिख तो पाते ही नहीं है, तो हमारी बात अच्छी तरीके से समझ नहीं आता। और अपने बने हुए नोट्स बार बार रिवाइज करना। ये है सर कि हम अगर अपने बने हुए नोट्स बनाए और पीडीएफ भी रखे वैसे, क्योंकि अगर कुछ बात समझ नहीं आता है तो हम उसमें पीडीएफ में देख सकते हैं, लेकिन नोट सबसे बेटर है जिससे हम प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे जब एग्जाम से 10-15 दिन पहले बचता है, उस समय पर रिवीजन करने में जो अपनी कॉपी के नोट्स होते हैं वो ज्यादा हेल्प करते हैं पीडीएफ? सर कॉपी के नोट्स से ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जो हम अपने आप लिखते हैं वो हमें अपने आप समझ में आता है। और सर मैं एक बात बोल कहूंगा कि मॉक टेस्ट कराना सबसे अच्छा इसलिए है, हम क्या करते हैं, मैंने पहली बार में मेरे साथ ये गलती हुई है कि मैं मॉक टेस्ट तो लगाता था, मार्क्स भी मेरे 40-45 बन जाते थे, लेकिन मैं बाद में उनका सॉल्यूशन नहीं देख पाता, जो कि सबसे गलत था। अगर इंग्लिश में मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो मैं ये देखना है कि ये क्वेश्चन कहां पे गलत है, एनालिसिस नहीं करते थे कमी कहां है इनमें कि मेरे ये 3 क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं। ये सबसे बड़ा रहता है। बच्चा अगर नंबर के 40 हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। ये आप लोग भी बच्चों ध्यान रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ वो मॉक लगाते हैं, मॉक लगाया वही चेक कर लेते हैं कितना मार्क्स आ गया, ठीक है, पेपर को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है अब टाइम वेस्ट है ना। वो अगले दिन फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं, फिर मार्क्स चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट डे। लेकिन मॉक टेस्ट का पर्पस होता है कि आपकी कमी कहाँ है उसको चेक करिए कि मेरा लगातार 3 मॉक टेस्ट में वोकैबुलरी में सिनोनियम्स या एंटोनियम गलत हुआ है, तो इसका मतलब मेरा एंटोनियम बन नहीं पा रहा है, तो मुझे उस तरफ फोकस करना चाहिए। ये मॉक टेस्ट हमें सिखाता है। सर वैसे एरर भी बहुत आसान होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे एरर में भी फंस जाते हैं, वो नहीं कर पाते। वो सबसे मेन कारण ये है कि हम चेक नहीं कर पाते कि कहां पे एरर है। जैसे कि कुछ मैं नाम के देखो, कुछ एरर है जो नॉर्मली कर लेते हैं ऐसे बच्चे तो ठीक है, लेकिन कुछ एरर है जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो आसान होते हैं, हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते। हमें अगर हम क्वेश्चन गलत हो तो उसे ये ढूंढे कि ये कहां गलती है। और नोट्स तो सर सबसे पहले कि प्रिपेयर तरीके से अच्छी तरीके से हम नोट्स बनाएंगे तो हमारा ये काम आएगा, क्योंकि हमें नोट बनाए तो हमारे समझ में अच्छी तरीके से आएगा, पीडीएफ में हम वो समझ नहीं पाते। गुड, वेरी नाइस। तो देखिए आपने दोनों तरीके से देखा। मैथ्स बहुत अच्छा था, उसमें भी उस बच्चे ने बताया कि किस बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उसने किस तरीके से मेहनत की, और एग्जाम में टफ अगर पेपर आता है तो भी कैसे हैंडल करना है। इंग्लिश अच्छी नहीं थी वो मुझे पहले से दिख गया था, तो मैंने वही क्वेश्चन उससे पूछा कि जब आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या करना है। रेगुलर नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, और जब आप मॉक लगा रहे हो तो उन मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आपके पास आते हैं, वाई ग्रुप। ठीक है, वाई ग्रुप में क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, और आप तो शायद ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं क्योंकि मैंने आपको देखा है पहले, तो आप मुझे ये बताइए कि इंग्लिश में ही से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे रागा पे भी आएंगे। वाई ग्रुप में क्योंकि इंग्लिश का रोल ज्यादा बड़ा हो जाता है, 20 क्वेश्चंस, अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो वाई ग्रुप बहुत टफ हो जाएगा फिर। कि जैसे अगर हम ये कह दें कि वाई ग्रुप में अगर इंग्लिश में तुम 11-12 नंबर लेकर आते हो तो फिर बहुत टफ जर्नी हो जाती है, क्योंकि फिर तुम्हें वहाँ 30 में से मार्क्स लेकर आना कहीं ना कहीं बहुत टफ, हाँ बहुत टफ हो जाता है ना। तो इंग्लिश में किसी वाई ग्रुप के बच्चे को 18-19 मार्क्स लाना है या 17-18-19 मार्क्स लाना है, क्योंकि इससे कम में फिर कम ही होता चला जाता है। तो वो कैसे अपनी तैयारी को स्टार्ट करे, कहाँ से करे? आपने क्योंकि तो ऑफलाइन क्लासेस भी की तो आपने तो पूरा बेसिक से किया, तो कैसे आपने चीज़ों को जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तब कैसे किया और फिर धीरे धीरे कैसे इंप्रूव किया वो बताइए। सर पहले तो मैंने ऑफलाइन से पहले आपने 2021 में जनवरी से स्टार्ट किया था ऑनलाइन बैच, वो जिसका एग्जाम हुआ था रिजल्ट नहीं आया। समझ गया सर मैंने ऑनलाइन की क्लास, सर आपने अप्रैल में लगभग लंबी मैराथन भी चली सबकी,
उस टाइम पे एग्जाम कैंसिल हो गया था, फिर पोस्टपोन होकर जुलाई में गया था, जुलाई में चला गया था। हाँ फिर उसका रिजल्ट नहीं आया था। हाँ तो पहले सर ऐसा था, आपने कहा था कि नोट्स बनाओ, पेपर निकाल रखो, मैं तो पास करवाऊंगा। यही बात सोच कर मैं लिखता रहा। सर मैंने काफी नोट्स बनाए अलग हर क्लास के ना, जैसे चैप्टर 1 करके ये एक क्लास का था, डेट डाल के ऐसे लिख दिया सारा। फिर उसके बाद आप कहते कि रिवीजन करो इनका। जैसे शुरू में क्या होता था भाई, लिख दिया मैंने, नया जो रहता है नई तैयारी करते हैं, ठीक है 2 चैप्टर हो गए, 2 की रिवीजन कर लिए, 4 5 जैसे ही 10 12 हो गए ना, शुरू में पढ़ लेते हैं, लास्ट में रह जाते हैं, फिर कहते हैं यार लिखे कोई बात नहीं, मेरे याद नहीं हुआ है। तो सर उनको बार-बार पढ़ना पड़े, बार-बार पढ़ाऊंगी, सबको हाथ निकाल ले एक बार। ये देखिए जैसे मैं सोचा कि अब मंडे से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो शुरू के 3-4 दिन जो सब चलेगा ही, तो 4 5 6 चैप्टर तक चल जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे दिन कम होगा वो कम होता जाएगा, कम छूट जाते हैं चैप्टर, लास्ट के छूट जाते हैं। यस सर। हाँ इसलिए तो सारा माल निकाल दो। हाँ एक शेड्यूल बना लो कि भाई कुछ ना करो, बस 15 मिनट ही पढ़ो जाए। हाँ वो पढ़ो। हाँ लेकिन पीछे फायदा हो रहा है। हाँ जैसे आपने कोई बताया सर उसकी तरह स्पेलिंग भी राइट होती है। हाँ स्पेलिंग भी इंप्रूव होती है। हाँ तो फिर ध्यान आएगा, अच्छा उसमें डबल ई था ऐसे। हाँ पढ़ाते टाइम बोलते भी रहते हैं कि इसमें डबल एम डबल ई आ जाएगा, इस तरीके से, तो वो लिखते रहते हैं उस चीज को। उसके बाद मुझे लगा जुलाई में पेपर देखे मैंने, तो मैं क्या करूं, मुझे लगता था बीच में जैसे आप ऐसा पढ़ाते हो, मैं कहीं कुछ चीज छूटी हुई है मेरी, मगर बेसिक्स तैयारी करूंगा मैं। फिर मैंने आपको ओवन किया था, फिर उसके बाद एग्जाम नहीं हुआ था, ये 2022 में रिवील हुआ सर, उसमें मैं रह गया था। ओके, 2 नंबर से बीच में तैयारी छूट गई। तैयारी छूट गई थी सर। मैं क्या हुआ, पेपर आया जैसे ही अटेम्प्ट करने का तरीका था ना वो मिसमैच हो गया। अभी मैंने पढ़ रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस चला गया। और जैसे वहां क्वेश्चन नहीं आया, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप पहली बार देखते हैं और हम कह रहे हैं हम तो बहुत तरह की तैयारी, हम उसमें लगे रहते हैं और टाइम निकल गया, उस समय में सर और भी सूझ जाते थे। फिर इस बार मैंने सबसे सिर्फ यही चीज नोटिस वो की सुधारी अपनी, जो क्वेश्चन नहीं लिखा ना नमस्ते करो आगे निकल लो, महीना पढ़ो, आधा पढ़ा देखा ये नहीं आया छोड़ दो। देखा उसने भी यही बोला और हमारे वाई ग्रुप वाले बच्चे ने भी यही बताया आपको कि जब भी आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन नया है और ये नहीं आपसे आएगा, तो उसको तुरंत उनकी भाषा में नमस्ते करो और आगे निकलो। तो आपको भी नमस्ते करनी है एग्जाम में जब बैठेंगे और उससे आगे निकलना है, क्योंकि डोंट गो फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए मत जाइए। आप सबसे पहले देखिए, अगर 2 क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा है, 3 छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ दीजिए, नहीं तो आप जो आ रहा है आप उसको भी गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए वोकैबुलरी कैसे लर्न हुआ धीरे धीरे। आप कह रहे थे कि भाई उठते टाइम 10 बात याद कर लो, खाते टाइम सोते टाइम ऐसे ही याद करते रहे, बीजी पढ़ते रहे। एक बार तो होगा जैसे कोई सब पढ़ा ना, जैसे बोर्ड लगे रहते हैं नॉर्मली, आजकल इंग्लिश में लगे रहते हैं सारे को, उस पढ़ा अच्छा इसका तो ये भी है ये भी है ये भी है, ऐसे याद आते रहते हैं, ऐसे करते रहते थे भैया। पर ये वोकैबुलरी के लिए ये बस बार-बार पढ़ो, चाहे ऐसे नहीं करो कि एक बार पढ़ा और बीच के नॉर्मल पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इस टाइप के मेथड से, जो आजकल आप देख रहे हैं नए नए मेथड्स आते हैं निकल के, जैसे नेमोनिक मेथड्स यूज कर लेते हैं कि वो की गाय को खोल के ये ले गया, तो ऐसा कुछ होता है ना, बहुत सारे आपने नोटिस किया होगा। जितने नॉर्मल आ गया ना, जैसे ऐसे नाउन की स्पेलिंग है नो यू एन है, आराम से पढ़ो और उसका हिंदी देख लो, जैसे नाउन की संज्ञा कहते हैं, ऐसे पढ़ोगे आराम से, उसके 2-3 गो फॉर द मीनिंग में जाओ। वर्ड है, इसका मीनिंग समझिए, या इसको किसी सेंटेंस के हिसाब से आप समझ लीजिए, जो कि जनरली कराते ही हैं सेंटेंस के थ्रू, ठीक है। या जब टीचर उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जैसे कई बार बहुत बार होता है, मान लो कोई वर्ड आया रिवोक, और मेरा तरीका है कि जैसे मैंने बोला कि कैंसिल है, आपने कभी आर्टिकल 370 के बारे में सुना होगा, तो इतना तो रिलेट हो जाता है कि आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया था, ठीक है, तो वहां से मैच हो जाता है कि हाँ कश्मीर में ही ऐसा कुछ हुआ था 370। लेकिन अगर मैं इसको रिवोक और री और वोक और कुछ और तोड़ के अलग से कर दूं तो कितना फिर कोई सब दूसरा इवोक प्रोवोक ऐसे करके ना सर, प्रोवोक में सर अड़काना होता है। हाँ प्रोवोक मतलब उकसाना। प्रोवोक तो होता है ये रिवोक कैसे, इस टाइप से कंफ्यूजन बनेगा अगर ठीक से पढ़ोगे। हम कुछ नहीं करना, आराम से एक मीनिंग उसका मीनिंग पढ़ा, अच्छा अगर ज्यादा हो सके तो उसको सेंटेंस में बना लो, सेंटेंस में उसको समझने के लिए। मैं वहां गया था, मैंने वहां हो गया, या टीचर अगर आपको सेंटेंस में दे रहा है तो उसे समझ लीजिए, क्योंकि वो एक्सप्लेन करेगा ही,
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो मीनिंग है और उसका टिक लगा देगा, एक्सप्लेनेशन तो होती ही है। जैसे जब याद करते हैं ना तो देखा हल्के भी रिवीजन करते करते एक चीज के तो पूरी बोल ऐसी आ गए, अगर शब्द को जोड़ रहे हैं ना तो इंटरेस्ट सा बनेगा अपने हिसाब से ना, जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं उससे जोड़ सकते हैं और थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो उसके मीनिंग पे जाइए, उसको कनेक्ट कीजिए, लेकिन जो ये नए नए तरीके हैं इनसे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। मतलब 1-2 दिन याद रहेंगे, 1 हफ्ते याद रहेंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं काम करता। वो एग्जाम से ऐसा जो नेचुरली याद किया है सर वही याद रहता है एग्जाम टाइम में, और जितना मेथड है सब वहाँ पे भूल जाते हैं। और वोकैब का सर मैं तो ऑफलाइन था, तो आपने बताया था सुबह सुबह उठो तो और आपकी बुक भी दे रखे थे, लिखे भी थे मैंने सर रिवीजन। हाँ सर, कोचिंग आने से पहले याद करता था, फिर कोचिंग जाने के बाद तो, या टीचर जब टेस्ट ले रहा है तो उसके टेस्ट को ऑनेस्टली दीजिए, क्योंकि जब आप बार बार टेस्ट दोगे तो आप रिवाइज करोगे, और रिवीजन बार बार करने से जब हम टेस्ट में जाते हैं तो हमें रिवीजन होने से ज्यादा लर्न होता है। क्लास में भी रिपीट होते रहते हैं तो बहुत, तो अगर 2-3 बार क्लास देखे हैं तो फिर उसी में क्लास में याद हो जाते हैं बहुत सारे सेंटेंस, तो एग्जांपल से भी हो गया। गुड गुड। तो ये थी सारी कहानी, आप लोगों ने सुनी इन बच्चों से कि किस किस ने कैसे कैसे किया, और देखिए इन्होंने ना जेन्युइनली वही कुछ बताया है जो एक्चुअल में था ना। इसमें आपको कुछ नया ऐसा एड ऑन होके मिलेगा कि सिर्फ आपको यहाँ पर इंटरव्यू में कैमरे के सामने मिला हो, क्योंकि वही रियल लाइफ से है, और ऐसे ही जैसे ये हैं वैसे ही इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बच्चों ने बोला है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैमरे के सामने कुछ और बोल दिया हो आपके सामने और इन्होंने अपनी रियल लाइफ में कुछ और किया। और मैंने इनसे यही बोला था कि जो भी एक्चुअल में है वो आप अपनी चीज़ों को सामने रखिए, ठीक है, क्योंकि ये तो देखिए सेलेक्ट हो गए हैं, ये अब चले जाएंगे। कुछ भी ऐसा बोल के इनको चला जाना जिससे आप लोगों को नुकसान हो, इनमें इनका कोई भला नहीं होने वाला। ये वही चाहेंगे कि इनके आने वाले छोटे भाई बहन जो हैं वो उसी चीज को फॉलो करें जो इन्होंने किया है और आगे सिलेक्शन लें, ठीक है। कोई भी सीनियर स्टूडेंट ये नहीं चाहता है कि कोई जूनियर बच्चा आए और उसको नुकसान हो, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहां से आता है और मैं सभी से 1 बाय 1 लूंगा। आपका जो टॉपिक था, अब हम फेज 2 पे आ जाते हैं। फेज 2 में जो जीडी का टॉपिक था, पहले तो आप वो बताइए क्या था। सर मेरा टॉपिक था टूरिज्म इन इंडिया। टूरिज्म इन इंडिया। आपका? सर मेरा था वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम। आई एम वेरी लकी बिकॉज़ कराया हुआ था। मेरा था सर इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर फॉर बूस्टिंग इंडियन इकोनॉमी। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर फॉर बूस्टिंग इंडियन इकोनॉमी। सर व्हाई शुड प्लास्टिक बैन इन इंडिया। अच्छा, प्लास्टिक बैन। आपने तो सभी ने जीडी यहीं से किया, ऑफलाइन ही किया है, ठीक है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या रिटर्न पे जब हम फोकस करते हैं तो 90% रिटर्न और 10% जीडी, सही है कहना? कह सकते हैं सर। मतलब 90% आप रिटर्न की तैयारी करिए और 10% आप ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करिए। यस सर, करना चाहिए। रिटर्न टाइम जब हम करते रहते हैं तो ज्यादा नहीं, क्वेश्चन कुछ और है। साथ के साथ बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि रिटर्न हो गया तो सब उच्च हो जाएगा। नो सर, ये क्वेश्चन ये था। जीडी आउट हर चीज का ना एक अपनी अलग चुनौती। रिटर्न पास किया ना, उसके बावजूद भी भाई जीडी से पहले फिजिकल, यस फिजिकल फिर उसके बाद एसआरटी, फिर उसके बाद मेडिकल, हर चीज का अगर सर 100% माने तो रिटर्न तो बहुत मान सकते हैं 40%, 40 या 50 कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ रिटर्न में आप सब कुछ झोंक दें और आप फेज 2 को भूल जाएं, क्योंकि अगर आप फेज 2 के किसी भी पॉइंट पे बाहर हुए तो आपकी इतनी सारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, यूजलेस हो जाना है। फिर से स्टार्ट करना है। फिर से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आपने तैयारी की, बाहर हो गए फेज 2 में, फिर तैयारी की, फिर बाहर हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसका कोई मायने नहीं रखता है। ये तो वही बात हुई कि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और मैं इंटरव्यू में 2 बार बाहर हुआ, तो आपकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सिलेक्शन तो फाइनल जाने से ही होगा, ठीक है। चलिए, तो आपने टॉपिक देखा इन बच्चों का क्या टॉपिक था। अब मुझे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी है और ये बहुत बड़ा मिथ भी है कि अगर सपोज करिए किसी टीचर ने आपको तैयारी कराई ग्रुप डिस्कशन के लिए, क्योंकि जीडी में ग्रुप डिस्कशन बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। मैंने आपको 40 टॉपिक कराए और सारे बच्चे इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा डाउट भी आपका दूर करेगा। मैंने आप लोगों को 40 टॉपिक कराए, लेकिन मेरे 40 टॉपिक पढ़ाए हुए में से एक भी टॉपिक नहीं आया वहां पर जहां आप गए।
तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो अगर पढ़ा हुआ टॉपिक ही आएगा तो ही बच्चे का सिलेक्शन होगा? ऐसा भी नहीं है सर, मतलब जो आपने जैसे टॉपिक कराया ना, तो हमको नॉलेज हो, अगर पढ़ा हुआ टॉपिक मिल गया तो बल्ले बल्ले। यस सर, वो तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप यहां पर आते हैं, और मैंने शायद आपको हर बैच में ये बात बोला भी है और मैं बोलता भी हूं कि मैं आपको 40 टॉपिक कराऊंगा और मेरा टॉपिक शायद मैं आपको नोट्स नहीं देता, लिखाता हूं। यस बच्चों ये हमेशा याद रखना कि ग्रुप डिस्कशन में मैं कभी बच्चों को फोटो स्टेट नहीं देता हूं, ना किसी को बुक देता हूं, हमेशा लिखवाता हूं। यहां भी टॉपिक भी लिखवाए जाते हैं, बोल बोल के लिखाए जाते हैं ताकि लर्न हो जाए इजीली, और बहुत इजी सी लैंग्वेज में रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं इन बच्चों से ये कहता हूं कि आप अगर मैं 40 टॉपिक आपको करा रहा हूं तो इनमें से एक भी टॉपिक आपका नहीं आएगा। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे ही टॉपिक्स में से पढ़ाया हुआ सब कुछ आ जाएगा, इस बच्चे जहां ये गया वहां पर आ गया टॉपिक, लेकिन इसके बोर्ड में अगर नहीं आया तो वो कमिटमेंट तो फेल हो गया ना। अब मैं ये तो शो कर दूंगा कि देखो मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक इस बच्चे के इसमें आ गया, बट जिसके में नहीं आया उसको ब्लेम कौन लेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप टॉपिक तैयार करें तो इस तरीके से तैयार करें कि जो टॉपिक आपका नहीं आ रहा है, यू मस्ट बी कैपेबल टू स्पीक ओवर द टॉपिक। ये बहुत बड़ी चीज है। बच्चों में एक होड़ लगी रहती है कि नहीं किस टीचर के पढ़ा हुआ टॉपिक आएगा। आई थिंक किसी का नहीं आता, वहां तो फिर जो सामने मिलता है उससे फिर खेलना पड़ता है, या आता भी है किसी का तो एक बच्चे का आ गया, 2 का आ गया, 3 का आ गया, मैं कहता हूं 10 बच्चों के उसमें आ गया, बाकी जो बच्चे थे उनका क्या होगा? इंपॉर्टेंट तो ये है। तो प्रिपरेशन शुड बी लाइक दिस, चाहे वो बच्चा घर बैठ के कर रहा है या किसी टीचर के अंडर में कर रहा है, प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ये आप सोच के जाएं कि मैंने जो 40 टॉपिक तैयार किए हैं इनमें से कोई टॉपिक नहीं आएगा, एक नया टॉपिक वहां होगा, बट उस टॉपिक के ऊपर मैं 10 लाइनें बोल सकता हूं। ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए अगर आप एग्री करते हैं इस बात से। तो यही एक बड़ा सच है कि हमेशा याद रखिएगा, अगर आप यही सोच के जाएंगे कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसी में से आएगा तो शायद आपको दिक्कतें होंगी वहां पर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि वहां पढ़े हुए टॉपिक हमेशा नहीं आते। तो आप अपना पर्सनल जीडी के एक्सपीरियंस में क्या कहना चाहोगे? 2 बातें सब लोग। सर पहली बात तो ये कि बहुत लोग कहते हैं कि टॉपिक खाली याद कर ले, खाली टॉपिक से भी कुछ नहीं होता है कि वैसे हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, कैसे बोल रहे हो। जैसे 5 लोग 17 लोग मेरे तो 17 लोग कराया, तो 17 लोगों के सामने अपने आप को कैसे रख रहे हो, डिबेट चल रही है, और मान लीजिए टॉपिक तो हमें सारे आ रहे हैं लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं है बोलने की। मुझे उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन 17 लोगों को मैं, जो 16 लोग दूसरे लोग हैं, मैं उनको चुप करा के अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं। और वो जो वहां जीटी होता है वो यही चीज देखता है। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन। कई बच्चों का एक और भी वो रहता है कि वो टॉपिक्स तो लर्न कर लेंगे, मान लीजिए इसका टॉपिक ले लिया पीडीएफ, उसका पीडीएफ ले लिया, इसका टॉपिक ले लिया, वो टॉपिक लर्न कर लेंगे तो उनको लगता है कि टॉपिक लर्न करने से जीडी हो गया। लेकिन व्हेन दे कम इन द ग्रुप तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हाउ टू स्टार्ट। बोलेंगे तो डर, क्लोज कहां करना है टॉपिक को, कितनी बार उठाना है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं बोलते ही बोलते रहते हैं वहां पर, कई ऐसे होते हैं बोलेंगे ही नहीं, कितनी बार पार्टिसिपेशन करना है, सही है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ टॉपिक सही बोला इस बच्चे ने कि टॉपिक लर्न करने से भी आपका ग्रुप डिस्कशन क्लियर नहीं होता है कि हमने सिर्फ बैठ के टॉपिक लर्न कर लिया, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। लर्निंग सेक्शन आपका हो चुका है, अब ये तो वोकल सेक्शन है आपका, आपको बोलना है वहां पर, और बोलने के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉइंट था। आप सर सेम बात है सर कि जैसे बहुत सारे बच्चे लर्न कर लेते हैं टॉपिक, तो वो टॉपिक मान लो नॉलेज तो हो जाती है लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो वापस। कई बार ऐसे बच्चे भी मैंने सेलेक्ट होते हुए देखे हैं, अभी आप में से तो खैर ऐसा मुझे नहीं लगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा, मैं लाऊंगा जरूर एक बार उसको, क्योंकि मैं ये भी दिखाना चाहता हूं। कई बार मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको टॉपिक लर्न ही नहीं हुआ कभी, क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए कभी, लेकिन जब वो वहां पर गए वो सिलेक्ट होकर आ गए। ऐसा मेरे से उधर जो भी अच्छा आपके साथ था कोई? जो मेरा ग्रुप बना था उसमें 19 बच्चे थे, तो उसमें से 2 या 3 बच्चे थे, मतलब नॉलेज उसके पास बहुत अच्छी थी उनके पास, जो जब भी बोल रहे थे तो ठीक बोल रहे थे, लेकिन वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। वो उनकी टोन पे जो थी एकदम डाउन सी टोन थी, तो लेकिन फाइनली उन लोग का हो गया था। हम लोग का जो ग्रुप था तो उसमें से सिर्फ 2 बच्चे आउट हुए थे जीडी में, बाकी सारे पास कर दिए गए थे।
बस वहाँ पे एक्सप्रेस करना ज्यादा मैटर कर जाता है कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने टॉपिक। क्योंकि मैंने देखा ऐसा कि जैसे अब देखिए मेरे पास तो मान लो 500 बच्चे आए जीडी करने के लिए, तो मेरे पास हर टाइप का स्टूडेंट होगा, तो उसमें बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, उसको भी सिलेक्ट होते हुए देखा है मैंने। कोई ऐसा होगा जो बोलता ही नहीं था पूरे एक महीने और उसने कहा सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो इसका मतलब वहां पर उसने एक्सप्रेस किया होगा अपने आप को ऑन द स्पॉट, है ना। हाँ, तो देखिए ये बहुत मैटर करता है कि आप पहले कैसे हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो जो आपके पास 5 मिनट दिया हुआ है, वो जो आपको 1 मिनट का समय या जितना भी टाइम आपको मिला, उसमें अगर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया या किसी का सुन के ही बोल दिया। यस सर, ऐसा मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कि अच्छा, जो लाइनें मैंने 1-2 लाइनें रिपीट की तो 2-3 छोड़ के बैठा था वो, तो उसने भी वही लाइन रिपीट कर दिया, थोड़ा सा अपने तरफ से 2-3 वर्ड ऐड कर दिए, तो उसका काम बन गया था सर उससे। अच्छा, उसने सुना और ऐसा अपने लैंग्वेज में फिर ऐसा, क्योंकि बच्चों ने मुझे बहुत बार पहले भी बोला है। इवन जब 2020 में भी जीडी हुआ था तो बहुत बच्चों ने बोला। इवन एक बच्चा तो मुझे आज भी याद है, वो एमपी मध्य प्रदेश से था और रैली भर्ती में हुआ था उस टाइम पे जब वो परमानेंट वाला था। तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलता था, वो डरता था। तो उसने कहा कि सर मैंने तो ऐसे ही स्टूडेंट ने बोला तो मैंने उनकी लाइन को ही रिपीट कर दिया एग्री करते हुए, और मेरे को सेलेक्ट कर लिया वहां पर, जबकि वो बहुत डरता था चीजों को लेकर। तो आपने वहां क्या रिप्रेजेंट किया ये मैटर करता है ना, आप पीछे क्या रहे बैकग्राउंड में ये मायने नहीं रखता है। अभी जो वहां बंदा बैठा है वो आपको ये चेक करेगा कि ये अभी कैसा है। कई वही चीज है कि ऑन द स्पॉट तुमने कैसा परफॉर्मेंस दिया, वही चीज वहां मैटर करती है। बाकी आपने पीछे कैसा अच्छा प्रिपरेशन किया है नहीं किया है वो नहीं मैटर कर पाता, उस दिन आपने उनके सामने कैसा दिया वो ज्यादा मैटर करता है। गुड, बहुत अच्छे। तो बच्चों ये था देखो जीडी के बारे में, आपने नोटिस किया होगा। फिजिकल स्पेशली बॉयज गर्ल्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे को ये बहुत बड़ा दुख है, लास्ट टाइम पे अराउंड 9 to 10 गर्ल्स वर देयर यहाँ पर। आप थे लास्ट वाले बैच में? आप ही की बैच की, तो इसी की तो बात कर रहा हूँ। हमारे बैच में थी। अच्छा हाँ, शिवानी फ्रॉम हरियाणा और एक लड़की और खुशबू। वो नहीं आई थी सर, रिजल्ट के बाद जो आए थे बच्चे उस बैच में थे। शिवानी अकेली लड़की थी जो पहले बैच में थी, बाकी लड़कियां बाद में था। तो उसमें से सारी लड़कियां बाहर हो गई, सिर्फ खुशबू और शिवानी। जब आप सब कुछ तैयारी कर लेते हो और आप फिजिकल में बाहर होते हो तो ये बड़ा पेनफुल होता है। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था सर, लास्ट इनटेक में मैं पुशअप में आउट हो गया था, मेरा नी जस्ट ग्राउंड। लेकिन लड़कियों का देखिए ये रहता है कि जब वो एग्जाम की रिटर्न की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अभी पहले रिटर्न हो जाए। या रोजाना दौड़े, कौन दौड़ेगा। देखिए लड़के तो ऐसा रहता है पहले से थोड़ा बहुत भागते दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ा कम फोकस करती हैं। तो आप क्या सलाह दोगे उनको? क्योंकि देखिए हमने ये सोचा था लास्ट टाइम पे, क्योंकि लड़कियों का फर्स्ट था, है ना, कि उनको थोड़ा सा मिलेगा रिलीफ, लेकिन उनको नहीं मिला। उनको 6 अगर उनका जो टाइम था, हाँ 8 का, तो उनको वही टाइम दिया गया, उससे फालतू नहीं मिला। तो इसका मतलब जो टाइम आपको मिला है आपको उसमें करना है। फिजिकल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हाँ वही, लेकिन इनको सर अगर ये लोग फिजिकल अच्छा तैयार कर ले अपना, तो इनको आगे दिक्कत ज्यादा नहीं होगी जीडी एंड ऑल। जीडी के तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप रिटर्न की तैयारी भी कर रहे हो बच्चे, तो आप उस समय भी देखिए थोड़ा निकलना। जब आपने ये सोच लिया है, देखिए एक्चुअल में लड़कियों की भी गलती नहीं होती, कई बार ऐसा भी रहता है कि जब बच्चियां गांव में तैयारी कर रही होती हैं तो उस समय कई बार उन पे ये बर्डन होता है कि अरे आप क्या फिजिकल करोगे, या वो थोड़ा फैमिली सोसाइटी के प्रेशर में आके तो उनको ऐसा लगता है कि बाहर निकलते नहीं, हाँ, तो उनको ये लगता है कि अब सोसाइटी क्या कहेगी। चले रिटर्न निकल गया तब तो ये होता है कि भाई लड़की का रिटर्न निकल गया, वो इसीलिए फिजिकल के लिए जा रही है। लेकिन उस समय इतना कम टाइम होता है कि मैंने एक्चुअल में, जैसे आप बता रहे शामली से भी एक लड़की थी और उनको मैंने देखा, उन्होंने बताया कि उनका जो ये था ना, ये नीचे जो पार्ट है, ये बिल्कुल ऐसा हो गया, स्वेलिंग आ गया उसमें, क्योंकि जिंदगी में कभी दौड़े नहीं वो लोग। तो 1 महीने में अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो अपने बॉडी के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल होगा उस चीज से। तो कहीं ना कहीं आपको पहले से ही थोड़ा बहुत करना पड़ेगा फिजिकल। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों आप लोगों को, जब आपने देखी, चाहे आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, या क्योंकि कल वहां भी दिक्कत आनी है, फिजिकल तो वहां भी करना पड़ेगा, ठीक है, या आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 8th 9th में है, 10th में है, वो अभी से चीजों को सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया आ गया है, अब आपको भी सुनेंगे बहुत सारे बच्चे, तो वो अपना माइंड मेकअप करते हैं कि यार हमें ऐसा करना है, तो फिर अपने आपको फिजिकली भी फिट करिए।
ऐसा ना हो कि लास्ट के 1 महीने में आपको वो चीज कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे आप कोई गेम खेलिए, चाहे आप वॉक कीजिए रोजाना, चाहे आप हल्का फुल्का रनिंग कीजिए, बट एटलीस्ट आपको बाहर ग्राउंड में आना पड़ेगा। और देखिए, जब आप सोशल बैरियर से लड़ ही रहे हैं तो सबसे पहले सपोर्ट देने वाला कौन होता है? आपके पेरेंट्स। तो आपको सोसाइटी का करना क्या है? तो कहीं ना कहीं ये चीजों से आपको लड़ना पड़ेगा और इस चीज से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिटर्न निकाल के ऐसे यूं बाहर होते रहोगे तो देखिए फिर पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो मैं यही कहूंगा कि फिजिकल पे अपना फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत सब लड़कियों को मैंने सबसे ज्यादा बाहर यही होते हुए देखा है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है, ठीक है। एसआरटी में बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि सर एसआरटी में बाहर हो जाएंगे, एसआरटी में बाहर हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि एसआरटी में बाहर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट एसआरटी कर लेता है। तो एसआरटी में क्या है ना सर, 45 क्वेश्चन आते हैं। मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया, ज्यादातर मैंने तो ये देखा है सर। अटेम्प्ट करना 45 के 45 क्वेश्चंस को इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ यस सर, क्योंकि जो मेरे आसपास बच्चे थे सबने अटेम्प्ट किया था। मेरे बैच में तो सिर्फ एसआरटी में एक बच्चा आउट हुआ था, क्योंकि सभी ने मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। उस बंदे का शायद उसका पता हो पाया था। अच्छा, वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट, तो पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर अब तो कभी-कभी एसआरटी का पहले लेवल नहीं आता था अच्छा, लेकिन इस बार मैं गुवाहाटी में था 11 से गुवाहाटी, तो मैंने देखा कि एसआरटी में 45 बच्चे को आउट किया है। अच्छा, मेन रीजन यही था, थोड़ा लेवल टफ कर दिया था और उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी एसआरटी की। प्रैक्टिस करते तो हमें पता होता है कि कैसे अटेम्प्ट करें। हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे से डायरेक्ट जाते हैं बिना तैयारी किए, तो उनको ये नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। और यहाँ विज्ञान सर ने हम लोगों को एसआरटी काफी प्रैक्टिस कराई थी, हम लोगों को उसका करने का तरीका पता था। क्योंकि क्वेश्चन तो वो सेम नहीं आएगा या नहीं आएगा वो छोड़ दीजिए, बट हमें क्वेश्चंस का आंसर देना आ चुका है। करना कैसे हमें ऐसा है कि हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आधा घंटे का ही समय है और 45 क्वेश्चन है, तुम्हें जल्दी नहीं करना, स्पीड भी बना के रखनी है। हाँ, इसी के लिए तो क्वेश्चंस को बच्चों वही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे एसआरटी के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा क्या था आपका? स्क्वाट्स सर फिजिकल में हमारा पहले रनिंग हुआ था, फिजिकल 1600 मीटर के 7 मिनट में। उसके बाद फिर जो रनिंग क्वालीफाई करते गए उनको आगे भेजते गए कि आप फिर सबसे पहले रनिंग, फिर उसके बाद पुशअप्स, फिर उसके बाद 10 पुशअप्स, उसके बाद फिर सिटअप के लिए था, फिर उसके बाद 20 स्क्वाट्स थे। ऐसे मतलब जो क्वालीफाई करता जा रहा था उनको आगे भेजते जा रहे थे, और जो नहीं क्वालीफाई कर पा रहा था उनको बाहर बुला लिया जाता था अलग से। पुशअप्स में कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ किया हो या नॉर्मल पुशअप्स? नहीं सर, पुशअप में मैंने नोटिस किया है कि जो पोजीशन देते हैं वो फ्लैट पोजीशन लेते हैं, और जो बहुत सारे बच्चे रहते हैं वाइड एंगल पुशअप मारते हैं। ओके, तो पहले वो करके दिखाते हैं कि आपको करना कैसे है पुशअप। तो अगर आप वैसे ही, ये पॉइंट, क्योंकि जो जैसा वो दिखाते हैं आपको वैसा ही करना है। कई बच्चों को हैबिट होती है पहले से ही करने की, तो वो बच्चों को देखा था। अभी से जो पिछली बार मैं आया था यहाँ पे, तो फिजिकल जब कर रहे थे तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा, मैंने बताया भी उनको कि ये ऐसे मत करो, पोजीशन जो देते हो फ्लैट पोजीशन देते हैं, और हाथों का एंगल भी ठीक देखते हैं वो सीधा। हाँ, एकदम मतलब जॉइंट जब नीचे होल्ड करवाते हैं तो यहाँ से मतलब पास में करवाते हैं शोल्डर, तो ये नहीं, ये वाला मतलब ये पास से ऐसे यहाँ से करते हैं। और ये जो ज्यादा ऊपर उठाते हैं, कुछ ज्यादा नीचे ले लेते हैं, वो नहीं करते। एक जैसे है ना मेंटेन, ऐसे पूरा जाओ, फिर ऐसे ऊपर उठो, ऐसे पूरा किसी क्या होता है, नीचे चले गए, ऊपर उठे, ऐसे उठा लिया, बीच में कर फिर नीचे से हो गए। हाँ, कई लोगों का तो होता है। इवन मैं भी जब पहले अपने इस लिस्ट में करता था लाइफ में, तो ये पार्ट ऐसे रहता था, तो ऐसे हल्का गए तो इससे उनको फेवर मिल जाता है। लेकिन आपको फ्लैट रखना है, फिर ये थोड़ा चेस्ट का हल्का सा इसके थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है। तो आपको फ्लैट ऊपर जाना है, फ्लैट नीचे आना है। वो थोड़ा सा फर्क होगा कि इसको थोड़ा नीचे रखे शोल्डर के लेवल से, ताकि ये वाली पोजीशन नहीं। उसे लोगों को सब में चांस मिलता है आउट करने का। और ज्यादा फिजिकल रनिंग के बाद पुशअप भी सबसे ज्यादा आउट करते हैं सर। पुशअप में लगभग 10 बच्चे बाहर निकले। अच्छा, जो भी गलत करेगा तुरंत बाहर। सर पुशअप के नीचे एक पुशअप में जैसा वो पहले करके दिखाते हैं, मैं सिर्फ उनको देखना चाहिए। कुछ बच्चे कैसा करते हैं, मैंने देखा है, जो कि कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा होल्ड कर लेता हूं, मैं 5-5 सेकंड, लेकिन वहां और कॉन्फिडेंट में आगे गलत कर जाते हैं, फिर वो बाहर हो जाते हैं।
जैसा भी करे है हमें वैसे ही करना चाहिए। तो हम अपना कैसे करते थे उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दे, उन्होंने जो बताया है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ज्यादा अगर हम अपनी तरफ से कुछ मिक्सअप करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। सर डिफेंस में ऐसे ही एक्स्ट्रा करेंगे तो उसके लिए वो तो खैर हाँ नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि पुशअप ही तो करना है, लेकिन डजंट मैटर, वो जो कर बता रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग चलो। उससे भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर वैसे मान लिया कि वैसे तुरंत बताया तुरंत किए तो 10 पुशअप्स है नहीं लगेगा, नहीं जाएगा। हाँ उसके लिए करवाते तो मिनिमम 10 दिन का पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पहले नहीं 10 दिन से तो मैंने कई बच्चों को देखा है जिन्होंने बचपन से कभी नहीं किया और तो बहुत टफ हो जाता है। मैं यहाँ आया था पहले तो 5 से दोनों टाइम करवाते थे, अब वो एक बता रहे थे कैसे करना है, तो ये काफी हेल्प मिलता है वहाँ। और अपने आप तो अजल्ला कर रहा है यहाँ कैसे वहाँ कर रहा है, तो वो नहीं बन पाता। सर अगर हम नॉर्मल गांव में हो यही बाहर भी हो, नॉर्मल स्पोर्ट कोई भी स्पोर्ट हो, बैडमिंटन क्रिकेट, हमारा शरीर ना ऐसा हो कि हम खेल सकते हैं। तो सर हम पुशअप तो देखिए ऐसा पार्ट है, नहीं बच्चा 5 दिन में, क्योंकि आप सहारनपुर से हो और यू आर अ फिट गाय, तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं जो ये अभी सलाह दे रहा हूँ ये उन बच्चों को दे रहा हूँ जो आपसे बाद वाले हैं, या जिन्होंने, या ये कह सकते हो स्पेशली कि उन बच्चों को जिन्होंने कभी लाइफ में फिजिकल नहीं किया। ठीक है, इस बार हाँ से तो ऐसा भी होने लगा कि रिजल्ट के बाद बहुत जल्दी फिजिकल के लिए बुला लेते हैं, टाइम कम ही मिलता है। लेकिन टाइम देखिए 1 महीना भी मिल जाए तब भी बहुत मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी लाइफ, और आजकल क्योंकि आउटडोर्स होता नहीं है, हर बच्चा मोबाइल पे लगा रहता है, तो फिजिकल होता नहीं है। ठीक है, तभी क्योंकि देखिए अभी जब आज हम भले ही इंडोर्स हैं, लेकिन हम बचपन में आउटडोर्स हुआ करते थे, हम बाहर खेला करते थे, क्रिकेट खेला, तो हम आज भी पुशअप कर सकते हैं। लेकिन एक वो बच्चा जो कभी बचपन से नहीं जिसने किया, उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को यहाँ देखा है। लास्ट टाइम भी जो एक पुशअप का केस था वो मैंने करके इसीलिए दिखाया था बच्चों को, क्योंकि वो कर नहीं पाते थे। तो क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि उन्होंने कभी फिजिकल नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी करें। अच्छा, क्योंकि हम बात इस चीज पे कर रहे हैं, ये भले ही छोटी लगे, लेकिन अगर सपोज करिए आपने सब कुछ कर लिया, तो आपने 6 महीने मेहनत की, आपने बैच खरीदा, आपने पढ़ाई की, आपने सब कुछ कर लिया, और एक सडन छोटी सी गलती पे आप पुशअप नहीं कर पाए, तो यू आर अगेन जीरो। फिर से पूरा शुरू से स्टार्ट करना। तो ये कहने के लिए थोड़ा सा दिखता है छोटा पार्ट। फिजिकल के लिए तो सबसे बेटर ये है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ 1-2 घंटा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। निकालना चाहिए। हम अगर हमें नौकरी लेनी है तो उसके लिए तो हमें फोन चलाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सर 1 महीने की बात होती है। 1 महीने के लिए अगर हम फोन साइड में रख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने रखा एग्जाम टाइम पे? यस सर। चीज को ध्यान में रखिए। फोन का यूज मैंने सिर्फ सर क्लास देखने के लिए किया, बाकी मैंने सिर्फ क्लास देखी, प्रैक्टिस करी, या फिर मैं मॉक टेस्ट लगा, वैसे मैंने फोन नहीं चलाया सर। इतना मेरा फिजिकल नहीं हुआ, इतना सब कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब चाहे थोड़ा बहुत अब तो देखिए खूब चलाइए, लेकिन ऐसे क्या चलाना यूट्यूब में वीडियो क्या रील सर ये ना इतना 80 बढ़ा दी, तो सभी रूल बनाया कि भाई यूट्यूब में सिर्फ डिफेंस आपके चैनल की वीडियोस चलेगी, उससे अलग कुछ नहीं चलाना। नहीं तो रील्स में टाइम निकल जाएगा। एक स्क्रॉल होने के बाद फिर स्क्रॉल होती चली जाती है। टाइम टेबल सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टाइम टेबल के साथ बना के पढ़ना चाहिए। तो टाइम टेबल से हमें हेल्प मिलती है रेगुलरिटी बनाने में, तभी हम रेगुलरिटी बनाकर पढ़ पाते हैं। सर मैंने कई बार देखा, अगर मैं क्लास लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं बाद में क्लास ले लूँगा प्रैक्टिस, लेकिन मैं ले नहीं पाता रिकॉर्डेड वीडियो को। अगर मैं साथ में जैसे आप साथ क्लास कराते हैं तो उससे हमारी रेगुलरिटी बढ़ती रहती है, तो हम करते रहते हैं। आप में से लास्ट अटेम्प्ट किसका था? आपका और आपका। तो जाते जाते एक क्वेश्चन और, अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता, व्हाट वुड यू डू? सर मेरे पीछे से बैकअप था सर, सही जरूर आप तैयारी कर रहे थे साथ के साथ? तैयारी कर रहा था और मेरा हो भी गया था, प्री निकल गया था। क्योंकि प्री निकल चुका था और मेंस, बट मैं साइड बाय साइड और एग्जाम देता था, तैयारी कर रहे थे। एसएससी का भी था, वो हो गया था क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे नंबर पे बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज होते हैं, सर मेरा नहीं निकला, सर मेरी फैमिली ने मुझे ये बोल दिया, सर मेरे पेरेंट्स मुझे ये बोल रहे हैं, सर सोसाइटी ने मुझे ये कह दिया। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसीलिए स्पेशली पूछा गया है कि अगर आपका कोई एग्जाम नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें आपकी खत्म हो चुकी हैं। ये तो सिर्फ उन बच्चों के लिए है कि इसका मतलब आपने वही तैयारी की और आप गलती से पास हो जाते तो ठीक है, इसका मतलब तो फिर आपने तैयारी नहीं किया। जब आप तैयारी एक्चुअल में कर रहे हैं तो आप उस एग्जाम को तो दे ही रहे हैं, वहां हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसका मतलब आप और भी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि नॉलेज तो है, नॉलेज तो नहीं जाएगी ना कहीं।
आपने जो इंग्लिश पढ़ी वो तो नहीं गई ना कहीं, आपने जो मैथ्स पढ़ा वो कहीं नहीं गया, आप उसी को दूसरे एग्जाम में अगर अप्लाई करेंगे तो वो निकलेगा। मेरे में यही बेनिफिट है सर, वाई ग्रुप का था, सिलेबस थोड़ा सा सेम ही रहे, पूरा सिलेबस तो सेम ही था सीजीएल का, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल अप डाउन्स रहते हैं। तो जो इंग्लिश आपसे पढ़ी थी, रोशन सर से जो मैथ पढ़ी थी, वो सब प्री में बहुत काम आई थी मुझे क्वालीफाई। देखिए एक्स ग्रुप, चलिए वाई ग्रुप वाले बच्चे तो आ जाते हैं, लेकिन एक्स वाले बच्चों को भी मैं यही कहूंगा, क्योंकि इंग्लिश तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है, और अगर आप दूसरे एग्जाम में जाते हैं तो इंग्लिश तो वहां सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और इंग्लिश आप पहले से तैयार किए हुए होते हैं, कहीं ना कहीं एडवांटेज तो है। ठीक है, मानते हैं कि आपको फिजिक्स नहीं आएगा या मैथ्स नहीं आएगा, वो काम नहीं आएगा, बट क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको दूसरा मैथ्स अडॉप्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट हैं, उससे अच्छा है कि आपको मैथ्स आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ में कुछ बचा नहीं है, आपको फिर से 6 महीने एक बार देना पड़ेगा और आप दोबारा से चीजों को रिबिल्ड कर सकते हैं। मतलब जैसे प्रिपरेशन करते रहते हैं, बाय चांस किसी में नहीं होता है, तो जो हमने जो पीछे प्रिपरेशन कर रखे है ना, वो आगे वाले जो एग्जाम टारगेट करते हैं उसमें बहुत काम आता है। तो क्योंकि अभी हमारी इतना एज भी नहीं हुआ होता, हम 20s में होते हैं, तो 20s का बच्चा अगर ये सोच ले कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, तो फिर जो 25 था 20s 30s में जा रहा है, तो उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है ना। सर एक बात तो मैंने नोटिस की है, जैसे हम वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, फोकस हमारा यहाँ पर है, पर कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें ना एलिजिबल हो जाते हैं बैठने के लिए। सर भले ही हम उनकी तैयारी ना करें, तैयारी इसकी करते रहे, पर अगर सर हम कोई एग्जाम भी देकर बैठेंगे ना, तो सर उससे एग्जाम में बैठने का तरीका पता लगेगा। यही चीज है जो तो हमें बाकी एग्जाम भी किसी क्वेश्चन को वो करना है, टाइमिंग में किस तरीके से करना है, ट्राई करना चाहिए। सबसे बढ़िया है कि तैयारी करते रहो, जितने पेपर हो ना आसपास के ट्राई करना चाहिए, कोई भी एग्जाम ठोको सारे करो, एग्जाम देना चाहिए। वेरी गुड, तो आपने भी ठोकना है, ठीक है भाई, डरना नहीं है, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के साथ। तो होपफुली बाकी और स्टूडेंट्स के साथ हम फिर से आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि अभी बच्चे मोस्ट प्रोबेबली तो ज़्यादातर सब प्रिपरेशन में हैं, अब आ चुका है, इनका ज्वाइनिंग आ चुका है, और बहुत सारी जगह फिर देखिए सिलेक्शन के बाद आना जाना भी होता है, रिश्तेदारों से भी मिलना होता है, ठीक है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इस वजह से कई सारे बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। बट मेनली जो क्वेश्चंस थे वो आप चाहे 2 बच्चों से पूछें या 10 बच्चों से पूछें, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जब भी आएंगे तो आपसे जरूर मिलाएंगे, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग जाइए आगे, और मैं तो यही कहूंगा कि 25% का टारगेट रखेगा, क्योंकि 25% का टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन वहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, और एज अ मेंटर ऑफ योर्स तो मैं यही कहूँगा कि फिजिकल में आप पीछे मत हटिए, और आप तो हैं ही, ठीक है। तो सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी खुशी मिलेगी कि 25% में आप आए। और दूसरी चीज़ शायद मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले 1 या 2 साल में शायद ये पूरा अग्निवीर ही हमें कंप्लीट 100% में दिखाई दे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, और बहुत जल्दी ही हम 100% की तरफ मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।